नमस्ते भारत, द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव बोल सकते और मेरे लाइफ का एक बेस्ट पार्ट बिकॉज मेरा चाइल्डहुड जिस एरिया में गया है और मतलब मैं एक बचपन से एक सपना देखता था, वो है देश के लिए कुछ करना। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर मैं जब छोटा था तभी मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो आर्मी फैमिली के बैकग्राउंड से थे। मेरा भी सपना था कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना, बट कुछ चीज़ों के वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। आज का जो टॉपिक है, आज के हमारे जो गेस्ट है वो काफ़ी नामांकित गेस्ट बोल सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, 1971 में जो वॉर हुआ था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ काफ़ी एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने ये युद्ध बहुत शूरता से और काफ़ी अच्छी तरीके से ये युद्ध को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। और द एके टॉक के ये हिंदी पॉडकास्ट के लिए बहुत प्राउड मोमेंट रहेगी। द एके टॉक्स। तो आज हमारे साथ है कर्नल सुरेश पाटिल सर। सर कैसे हो? बस बड़े कुशल मंगल हूँ और मैं खुद को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ कि आज हम आपके स्टूडियो आए हुए हैं और आपके जैसे हस्ती जो फिल्म में भी काफ़ी नाम कमाई हुई, और आपका खुद का ये स्टूडियो देख के बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे जैसे सैनिक को आपने बुलाया तो मैं आपका खैर मकदम करना चाहूँ और आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँ। इतना सुंदर आपने स्टूडियो बनाया है, वेरी आर्टिस्टिकली डेवलप्ड एंड ब्यूटीफुल। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। एके टॉक के लिए बहुत स्पेशल और प्राउड मोमेंट रहेगी। पहले तो आपको एक सैल्यूट सर। जी जी जी, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। और सर आपने जो काम किया है जी 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 जी, मतलब इम्पॉसिबल फॉर अस। जी 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 सर, मतलब आपने बहुत बड़ा काम किया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं अभी। जी जी जी, बस सर आप यहाँ पर आ गए आज द जी, एके टॉक के पॉडकास्ट में। जी जी जी, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए सर। एक मैं छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ जी कि यहाँ पर एक छोटी सी एम्प्टी प्लेस है, वहाँ पर आपके हाथ से एक इंडियन फ्लैग हम यहाँ पर हमारे स्टूडियो में ऐड करना चाहते जी हैं जी सर। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात टीम है। फ्लैग। थैंक यू सो मच। द एके टॉक के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है और क्या बताओ, जब तक एके टॉक है तब तक ये फ्लैग यहाँ पर रहेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। इन फैक्ट आई फील सो प्राउड ऑफ यू फॉर द सिंपल रीज़न दैट आप लोग जो नई नस्ल हो, आपके आंखों में हम लोग इस देश के लिए एक सपना देखते हैं। अभी देखिए आपने ये तिरंगा जिस तरह से लगाया हुआ है, अब देखिए मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग बाएं हाथ से क्यों नहीं सैल्यूट करते। उसका कारण भी है ताकि आपके व्यूअर्स को पता चले। दाहिने हाथ से सैल्यूट करने का मकसद ये होता है कि जब हम सीमा के ऊपर तैनात होते हैं उस समय हम एज ए यंग ऑफिसर हो या तो हम लोग जब हमारे गार्ड्स को चेक करने जाते हैं सीमा के ऊपर, तो वो अपना जवान है या दुश्मन का है वो कैसे पता चलेगा? तो अंधेरे में कैसे पता चलेगा रात को 2-2:30 बजे? तो ऐसा करने का मकसद ये है कि भाई मेरा हाथ ट्रिगर के ऊपर नहीं बंदूक के, तो मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका हूँ। करेक्ट। तो ये जो विचार है वो उसी का ही एक क्या कहते हैं सैल्यूट करने का ये तरीका आगे तक बन चुका है। करेक्ट सर। कहाँ से ये शुरुआत हुई थी? सुरेश पाटिल सर, कर्नल सुरेश पाटिल सर, इनका बचपन कैसे था? हम तो बचपन में क्रिकेट खेलते थे, लपा छपी बोलते थे, तो वैसी चीज, एक खो खो हॉकी खेलते थे। आपका बचपन कैसे गया है सर? देखिए मेरे घर में माहौल तो फौज का ही था। और मैं भोसला मिलिट्री स्कूल में मेरा बेसिक शुरुआत स्कूल की हुई। ये कहाँ पर? नासिक में ये भोसला मिलिट्री स्कूल है। तो वहाँ पे राइडिंग
बेसिकली हाँ। फौज में राइडिंग बहुत सिखाते थे। जैसे आपको पता है अपने हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की तो हम्म। जो सेना थी वो पूरे कैवेलरी थी उनके, करेक्ट मतलब उनके 10-12 कैवेलरी वाले होते थे और वो जाके 500 मुगलों को काट के आते थे। सर ट्रू ट्रू। क्योंकि हमारे खून के अंदर, जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी में, राइडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट इट इज देयर इन आवर ब्लड पैथोलॉजिकली, जिसको हम करेक्ट कहते हैं। तो करेक्ट। मेरा स्कूलिंग वहाँ होने के बाद में मैं पूना में कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। वाइल आई वाज इन कॉलेज, ऑफ कोर्स आई डिड एनसीसी। आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ यूनिफॉर्म ओके। and I marched on a Rajpath, and that was a great honor. And as a youngster, you get Correct, chance to correct. walk on Rajpath. करेक्ट करेक्ट। तो और उसके बाद में मौका मिला ओके। फौज में जाने का, तो मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और मैं सिलेक्ट हो लाइक गया। विच ईयर? दैट वाज इन 68 68। में। ओके। देखिए मेरा जन्म उस पार हुआ है। उस पार का मकसद ये है कि 1 अगस्त 1947, यानी मैं 15 दिन पारतंत्र में उस साइड, बॉर्डर के उस पर, उधर जन्म हुआ है। आप लोग तो इधर वाले हो। एग्जैक्टली। तो 68 में मैंने ज्वाइन किया, फिर 71 में एज अ यंग ऑफिसर। आफ्टर ऑफ कोर्स आफ्टर 68 में ज्वाइन करने के बाद में पूरा ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में पूरा ट्रेनिंग होने के बाद में जब मैं पलटन ज्वाइन किया 69 में, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, आपने देखा होगा कई रेजिमेंट में कि हमारे सफ़ेद हैकल होता है। करेक्ट करेक्ट। इन्फेंट्री में सफ़ेद हैकल होता है। तो उस रेजिमेंट में मैं मेरे को कमीशन मिला। और 71 वॉर में एज ए यंग कैप्टन, जैसे आप यंग हो ऐसा मैं था उन दिनों में। और उस पर्टिकुलर लड़ाई में हमारे 47 जवान और 6 अधिकारी मारे गए थे। और आजकल तो खैर अगर कोई शव आता है ऊपर से बॉर्डर से तो उसको तिरंगे में लपेटते और उसको हम सब सल्यूट करते हैं। करेक्ट। लेकिन उन दिनों में लिटरली हमने हमारे 47 जवानों और 6 अधिकारियों को नाले में डाल के 200 लीटर डीजल डाल के जलाया। सर मैं उस मुद्दे पर आता हूँ, पर उससे पहले मैं 47 के टाइम पर जाता हूँ। जैसे आपने अभी बताया, वो 15 दिन कैसे थे आपके? मतलब मुझे आज समझ आ रहा है ये, मतलब ये तो गूगल पे भी कहाँ पर अवेलेबल नहीं था। 1947 राइट? जी। कैसे थे वो 15 डेज? कुछ याद है मतलब तभी? नहीं, अभी ऑफ कोर्स बचपन का कुछ याद नहीं है। तो बट लेकिन ये ज़रूरी है कि जब स्कूलों में हम लोग जाते थे तो जब छोटे थे तो पता चलता था कि वो नया पूरा जोश था हर जगह पे। और बस खेल कूद में ज़्यादा लगे रहते थे। आई वॉज अ वेरी आउटस्टैंडिंग बॉक्सर इन स्कूल एंड कॉलेज एंड इवन इन आर्मी। हमारे फौज में काफ़ी सारे कोर्सेज हमें करने पड़ते हैं। तो एज ए यंग ऑफिसर यू हैव टू डू फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स, वो पूना में होता है। तो वहाँ भी मैंने बॉक्सिंग किया था। हालांकि ऑफिसर्स बॉक्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन एज अ ट्रेनिंग यू कैन बॉक्स। तो आई वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक बॉक्सर ऑफ माई पर्टिकुलर कोर्स, जिसमें 40 मेरे जैसे और अधिकारी थे। करेक्ट। तो खैर आपने जो इनिशियल क्वेश्चन पूछा वो 15 दिन कैसे थे, खैर वो मेरे को नहीं पता। लेकिन बाद की जो जिंदगी है मैं खुद को बता कुछ मतलब वो पूरा टाइम महाराष्ट्र में ही गया है उसके बाद, बंटवारे के बाद? हाँ, तो महाराष्ट्र में ही पूरा समय हमारा, क्योंकि पुणे में ही हमारा समय गुजरा। मतलब नासिक तो जाना आना पड़ता था स्कूल के कारण, अदरवाइज पुणे में। और हालांकि हमारा ओरिजिन है सातारा के पास शेणोली गांव करके, वहाँ का है। लेकिन फौज में आने के बाद में ऑफ कोर्स मौका मिलता है तब जब हम गांव जाते हैं। लेकिन मेरा पुणे से अभी लगाव है। सर सातारा और जवानों का एक अलग ही नाता है, अलग ही रिलेशन है। सर बीच में मैंने भानु प्रताप बर्गे सर उनके साथ पॉडकास्ट किया था। एटीएस चीफ, एक्स एटीएस चीफ बोल सकते हैं। मैंने देखा है वो, बहुत अच्छा हो गया। तो उनका भी एजुकेशन ट्रेनिंग आई गेस नासिक में हुआ था। देयर इज अ सेंटर आई गेस, आई मीन। हाँ, वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है उनकी, पुलिसों की। नासिक में उनका भी बेस उन्होंने बताया था। हमारा तो भोसला मिलिट्री स्कूल जो है उसमें मेरा ट्रेनिंग होता है। इट इज अ स्कूल, नॉर्मल स्कूल जो है, सैनिक स्कूल जो आजकल तो काफी सारे सैनिक स्कूल बन चुके हैं। इट इज नियर इन पुणे आल्सो आई गेस। या पुणे में भी सैनिक स्कूल है। फिर अभी तो लड़कियों के लिए भी सैनिक स्कूल की कई जगह पे स्थापना हुई है। फिर अपना सातारा सैनिक स्कूल है। तो बहुत सारे, अब तो खैर काफी सारे सैनिक स्कूल हुए। तो उस पर्टिकुलर वार की मैं आपसे बात कर रहा था। तो एक रात में हमारे 6 अधिकारी और 47 जवान मारे गए। और 2 दिन के बाद में मेरे को भी बुरी तरह से लगी थी। और जब मैं हॉस्पिटल में था, ये रजौरी, आप जानते हो रजौरी पुंछ, वो एरिया पूरा हमारा JNK का एरिया है। करेक्ट।
तो मैं जब हॉस्पिटल में था, व्हेन आई हाँ, केम हाँ। बैक इनटू माय सेंसेस, माय कमांडिंग ऑफिसर केम टू मीट मी एंड ही सेड कि सुरेश, यू आर वेरी लकी, यू आर सर्वाइव्ड. हो. Now this is a bonus life. You have to do good to the humanity. We have Hmm. lost 6 officers and so many men. तो वो उन्होंने वो Correct. जो बातें बताई, उसके कारण मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ. मेरे विचारों की शक्ति और अलग किस्म से आ गई. Correct, क्योंकि correct, sir. आपको पता है, हमें जब जिसको हम मराठी में कहते हैं कि मिसुर्ड फुटत नाही तेव्हा आम्हाला भरती करून घेतलं जातं. True, यानी true. हमें जब मुझे नहीं आती तब तक हमको भर्ती किया जाता है. इसलिए कि आपको फौज को चाहिए, देश को चाहिए कि मरने के लिए यंग लोग, Correct, जिसको हम correct, अंग्रेजी sir. में कहते हैं कैनन फॉडर. Okay. तो मेरे जो 47 जवान, मैं हॉस्पिटल में जब था तो 15-20 जवानों की 6 महीने पहले, किसी की साल भर पहले शादी हुई. ओह. तो मैंने कहा इनके बीवियों का क्या होगा. सर, और आप उनके फैमिली को मिले हो? नहीं, फैमिली को मिल नहीं पाया था. उस समय की बात है, तो फैमिली हाँ. उनको तो नहीं मिल पाया. लेकिन रिसेंटली अभी जहाँ जो मेरे एक जस्टिस फॉर जवान नामक एक संगठन लेके मैं काम कर रहा हूँ, हाँ. तो उसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. तो हमारे जो 47 जवानों में से आधे से जवानों की शादी 5-6 महीने पहले, 1 साल भर पहले हुई थी. तो मैंने कहा उनके बीवियों का क्या होगा, और बाकी जवानों की शादी साल भर के बाद, 6 महीने के बाद होने वाली थी. तो मैंने कहा उनके पेरेंट्स का क्या होगा. Correct. तो ये विचार मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहा. तो वहाँ मौका मिलता ही काफ़ी सारा, मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में था, तो काफ़ी रीडिंग मटेरियल वहाँ लोग बाग ला के दिया करते थे. रजौरी में correct. हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे. तो मेरे को लगने लगा कि ये सही मायने में, क्योंकि मेरे आंखों से मैंने देखा मेरे इतने जवान मारे गए थे उस लड़ाई में. तो मैंने कहा हमें युद्ध ज़रूरी है क्या, युद्ध चाहिए? हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए. बुद्ध यानी अहिंसा, यानी जबान से भी किसी के ऊपर तलवार नहीं चलानी चाहिए. करेक्ट सर, करेक्ट. तो ये विचार मेरे मन में था, और मैंने ठान मान लिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद में समाज के प्रति कुछ ऐसा करना चाहूँ जो हमारे वेदों में सिखाया जाता है. जैसे मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को बताया था कि सुरेश, यू हैव टू डू गुड टू द ह्यूमैनिटी. उन्होंने नहीं कहा कि विशिष्ट लोगों के लिए करना है, ह्यूमैनिटी के लिए. जैसे हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में यह बताया जाता है, कीट पतंग पशु पक्षी मानव मात्र सबके लिए आपने काम करना है. तो आगे चल के मैंने बर्ड सेंचुरीज भी डेवलप की. पर्यावरण में काफ़ी मेरा काम है, उसके बारे में आगे चल के सर हम उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट करेंगे बाद में. जी, हाँ ना, और क्योंकि आपका जो सामाजिक कार्य है जी ये पूरे भारत में फैला हुआ है, और काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट है वो भी. तो उसके लिए जरूर हम एक जल्दी ही अलग एक पॉडकास्ट प्लान करेंगे. जरूर सर, अभी जैसे आपने बताया कि वॉर नहीं होना चाहिए, राइट? जी. तो आई मीन आप बता सकते हो क्यों नहीं होना चाहिए वॉर? देखिए, अभी मैं किसी की बुराई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे अभी देखिए, सचिन तेंदुलकर ने एक छक्का मार दिया तो आप उसको 1 करोड़ देते हो. दूसरा छक्का मारने के लिए 50 लाख रुपए टेबल पे रखते हो. तो मेरे जैसा जो नालायक क्रिकेटर होता है वो बोलते हैं कि अरे यार, ये पैसे कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है, मारो 6 छक्के और 6 करोड़ लेके जाओ. लेकिन जब हमारा जवान प्राणों की आहुति देता है, तो उसके लिए हम क्या क्या देते हैं? 5 लाख 10 लाख. तो हमें शर्म आनी चाहिए. तो ये विचार मेरे मन में हमेशा रहता रहा. अगर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज अगर ज़मीन पे आज वापस अगर आएंगे तो वो तो कहेंगे कि अरे तुम 1-1 रुपया भी इकट्ठा करो तो 10 करोड़ हो जाएंगे. उस बच्ची को 10 करोड़ भी दोगे तो उस पर वो लात मारेगी. क्योंकि मैं बहुत सारे जितने भी शव आते हैं उनके घर ज़रूर जाता हूँ. तो जनरली ऐसा होता है, वो हमारी जो बहन होती है वो बेचारी रोती रहती है. उसका छोटा साल भर का या 2 साल का बच्चा रोते रहता है, और हमारे पॉलिटिशियन उसको 4 लाख या 5 लाख वाली बात करते हैं, तो बड़ा दुख होता है. तो मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर हमारे छत्रपति अगर होते आज, तो वो ये कहते कि अरे तुम 10-10 1-1 रुपया भी इकट्ठा करो तो 10 करोड़ हो जाएंगे. करेक्ट. लेकिन उस बच्ची को 10 करोड़ भी दो तो उस पर लात मारेगी. वो कहेगी कि मेरा पति मेरे को वापस ले जाओ. मैं समझता हूँ क्यों हमने ये खून खराबा करना है. और आप देखिए, आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो डज नॉट वांट टू फाइट विथ यू. वो ओपनली बोलते हैं, वो खुद कहते हैं कि वी वांट टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स. वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते. 47 से लेके आज तक वो लड़ाई, बिकॉज वो हमारे यूपी से भी छोटा देश है. करेक्ट, ट्रू. वहाँ रोजी रोटी भी आज के दिन में, आज दो आप कंडीशन देखिएगा तो दे डोंट वांट टू फाइट विथ यू. अभी देखो, पिछले 1 महीने पहले हमारे 2 मेजर और 1 कर्नल को उन्होंने मारा. तो वो हमें ब्लीडिंग ही करे जा रहे. अभी बम्बई में 14 पिछले 14 तारीख को जो 250-300 लोग मारे, तो वो उनका काम ही है. ये पिछले 47 सालों में 4000 बॉम्ब ब्लास्ट ये देश में, हमारे देश में हुए हैं. तो पाकिस्तान डज नॉट वांट टू फाइट विथ यू. और एज फार एज चाइना इज कंसर्न, आई हैव बीन टू चाइना ऑन अ स्टडी टूर देयर. मेरे पानी का विषय लेके मैं वहाँ पे गया था.
तो चाइना के लोग भी बहुत हमें प्यार करते हैं, ओ बट हमारे पॉलिटिशियन हमको ठीक नहीं बताते। वहाँ के लोग सुबह उठते ही हमारे यहाँ हमारी जो गया है इस अपने तरफ वो दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो धागा है गौतम बुद्ध का वो उधर है, तो Correct. वो भी हमसे हमारे देशवासियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो हमें गलत सिखाया जाता है, Correct, पॉलिटिशियन correct. बोलते हैं नहीं 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 नहीं, वो ब्रह्मपुत्रा में डैम बना देंगे और डैम बनने के बाद में उसको तोड़ देंगे, पूरा भारतवर्ष समुद्र में चला Correct, जाएगा। correct. ये गलत बात है। करेक्ट तो ये चीजें सारासार देखने के बाद में लगता है, आपका जो प्रश्न था कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों युद्ध होना चाहिए भाई? करेक्ट सर एज इट इज। आप पर्यावरण में देखो, साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो इस समय हम आप बात कर रहे हैं, इस समय पे प्रलय हो रहा है। प्रलय का मतलब there will be so much of water, earth will get submerged into it and that will be the end of the humanity. ओके इस समय पे प्रलय हो रहा है और साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूव्ड कि अगले 20 सालों में आधा से ज्यादा पृथ्वी पानी के नीचे जाने वाली है। अभी ये रोड साइड पे किसी को पूछो तो उसको बेचारे को पता नहीं, उसको प्रलय का डेफिनेशन ही नहीं मालूम होगा। अब वो क्यों हो रहा है? तो क्लाइमेट में जो जिस तरह से बदलाव आते जा रहा है, बिकॉज सी लेवल्स क्यों राइज हो रही है? क्योंकि मेल्टिंग ऑफ स्नो बड़े पैमाने पे हो रहा है। करेक्ट और वो क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है? तो जमीन के ऊपर जो ग्रीन कवर की जो तादाद है वो हमारे देश के लिए 35 या 37% चाहिए, 12% भी नहीं है। और जमीन पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज पूरे के पूरे पृथ्वी से ऊपर जाके इट फॉर्म्स अ थिन सर्कल ऑल अराउंड आवर प्लैनेट। और इसके कारण जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपकी गंगोत्री 10 किलोमीटर पिछले 10 सालों में पीछे हटी हुई है। तो पूरा पानी समुद्र में आ रहा है। बंबई का आधे से ज्यादा बंबई रिक्लेम लैंड्स विल बी गॉन अंडर वाटर। और सेशेल्स, मालदीव्स, बांग्लादेश, ऑल विल बी गॉन अंडर वाटर। करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हाथों से लड़ाई करने का कोई मकसद नहीं है। वैसे ही हमें हमारे आज के दिन में पर्यावरण में हमारे पास जितने प्रॉब्लम्स है उसको ही हमने उत्तर देना बहुत मुश्किल हो रहा है। करेक्ट सर। पर्यावरण के ऊपर तो आपका काफी अभ्यास है सर। क्या सिचुएशन थी, मतलब बिफोर 70 मैं बोल सकता हूँ और 2024 तभी का क्लाइमेट, अभी का क्लाइमेट, मतलब आप तभी से देखते आ रहे हो। आई मीन इंडिया की जो ग्रोथ है जी और हमारे इंडियन आर्मी की भी जो ग्रोथ है, क्या मैं एक्चुअली मेरे 2 सवाल है। जी दोनों सवाल। इट्स ऑल अबाउट इंडियन आर्मी एंड इंडियन ग्रोथ। जी। सो आई मीन कैसे देखते हो इसकी तरफ? देखिए, एक जमाने में हम विश्वगुरु थे। देखिए 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये देश था। करेक्ट। लेकिन टूटते आज हमारे पास 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही देश बचा हुआ है। तो उसको हमने, और आपके जैसे युवाओं से हम यही अपेक्षा करते हैं कि इसको सुंदर और सुदृढ़ करना चाहिए। करेक्ट सर। और हमारे वेदों में जो सिखाया जाता है मातृ ऋण, पितृ ऋण और राष्ट्र ऋण। तो हमारा दायित्व बनता है हम राष्ट्र के प्रति कुछ करें। अभी मैं रिटायरमेंट के बाद 93 से ये राष्ट्र ऋण के लिए काम कर रहा हूँ, मतलब पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपका प्रश्न ये है कि 70 से पहले क्या सीन था और 70 के बाद क्या सीन है? तो 70 से पहले देखिए, आज के दिन में ये जो आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, देखिए जब मेरा जन्म हुआ, मैं बता रहा हूँ जो 47 में, उस समय हमारी आबादी 30 करोड़ से आसपास ही थी। करेक्ट। आज हम 140 करोड़ कह रहे हैं। मैंने पिछले 70 सालों में हमने इतनी आबादी बढ़ा दी। और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इसका मकसद ये होता है कि आपकी हर चीज के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। करेक्ट। वेदर इट इज अ रोड स्पेस, वेदर इज अ एयर स्पेस, और आप नेम अ थिंग, हर जगह पे क्राइसिस होने वाले। तो मैं समझता हूँ 70 से पहले तकरीबन थोड़ा कंट्रोल था, ऐसे लगता है मेरे को। लेकिन अब तो जिस तरह से ये आबादी बढ़ रही है, उससे बहुत मतलब मुश्किल है एवरेज आदमी के लिए हो रही है। तो और टेम्परेचर्स की बात अगर आप कर रहे हो, तो हम लोग जब छोटे थे तो पूना में हमारे घर में पंखा नहीं हुआ करता था, बिकॉज पूना वाज नोन एज अ नॉन फैन स्टेशन। बिकॉज एवरेज टेम्परेचर यूज्ड टू बी 22 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस इन 1960-70। हाँ, उस जमाने में पंखा की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इतना सुंदर था।
करेक्ट। आज के दिन में आपको एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट टचिंग 50 डिग्री 52 डिग्री सेल्सियस। अभी इस साल तो फोरकास्ट ये है कि 52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर करेक्ट 52 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो यू विल परस्पायर मोर, आपको पसीना ज्यादा आएगा, उसके कारण आपको हाइजीन सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, सर। और उससे क्रॉप पैटर्न भी बदल जाएगा। मतलब आपके खेती में आपके जो ज्वार है या बाजरा है उसको दाने ही नहीं लग पाएंगे। तो ये भयानक परिस्थिति है। करेक्ट। और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि आधे से ज्यादा पृथ्वी पानी के नीचे जाने वाली है, और हमारे लिए सबसे एक भयानक और एक रूप जो है, अभी बांग्लादेश में पानी ऑलरेडी आधा किलोमीटर अंदर घुस चुका है, और आगे चल के अगले 10-1 सालों में पूरा बांग्लादेश अब भारतवर्ष में घुसने वाला है। तो ये चीजें है, ये हमने फोरकास्ट करनी चाहिए। तो हमें तो आज के दिन में, जो आपका प्रश्न बहुत सुंदर था कि क्या इश्यूज है, पर्यावरण का तो इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है ही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम लोग बात की है। बिकॉज मैं एक ऐसा सैन्य अधिकारी हूँ कि 1992 में जो ब्राजील में अर्थ समिट हुई थी, रियो समिट उसको जानते हैं, पूरे दुनिया में फेमस है। तो वहाँ पे दुनिया के टॉप के लोग आए थे, तो मेरे को भी मौका मिल गया था, क्योंकि मैं अपना पूरा दम लगा के मैं उस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गया। और उस समय हमारे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और कमलनाथ पर्यावरण मंत्री थे, उनके थ्रू मैं गया था। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटीज वे साइंड एंड नॉट साइंड आल्सो। अब उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव वेरी क्लियर होने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि 93 में जब मैंने हंग अप माय यूनिफॉर्म, तो मैंने कहा कि भाई 2-3 इशू लेके काम करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। एक तो है कि पर्यावरण के ऊपर काम करना जरूरी है। करेक्ट। दूसरा है हमारे जो सैन्य विधवा है, हमारी वीर माता जी है, और सैनिकों की जो वेलफेयर, उनके लिए कल्याणकारी योजना, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और तीसरा एक सब्जेक्ट मेरे को बहुत ये करता था कि हमें राष्ट्रीय एकात्मता के ऊपर भी काम करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए भी मैंने एक संगठन शुरू किया। तो 3 संगठन शुरू करके मैं पिछले 30 सालों से ये काम कर रहा हूँ। सुपर्ब सर जी। आप 93 को रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने तक आपको इतने सारे मेडल्स मिले सर, थोड़ा कुछ ब्रीफ कर सकते हो मेडल्स के बारे में? हाँ, देखिए, आपने मेडल के बारे में प्रश्न पूछा, आप चाहते हैं कि फौज के बारे में आपके व्यूअर्स जानकारी ले। तो देखिए, वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। अभी 71 वॉर आपने कहा था बातचीत में, हमारी बातचीत जब हो रही थी उस समय, तो ये एक्चुअली इंटरनेशनल वॉर जैसे ही हुआ, क्योंकि ग्लोबल वॉर कह सकते हैं हम। हाँ, यस, बिकॉज अपना 7th फ्लीट अमेरिका से आया था हमारे पास। हाँ, तो जब 7th फ्लीट आया तो उसके बाद में ये लड़ाई खत्म हुई। और आपको पता है, पहले वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ये 2 थे। तो हमारे कारण जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया। वहाँ के जो मुजीबुर रहमान है, उनको हमारे देश ने बहुत मदद की। करेक्ट। और आज हमारे कारण एक नया देश हमने बना दिया। ये बहुत बड़ा गौरव की बात है हमारे लिए। बिग अचीवमेंट। तो अभी देखिए, आपने प्रश्न पूछा, अभी चारों तरफ मेरे को तिरंगा ही दिख रहा है। और जिस तरह से आपने एस्ट्रोनॉट को भी तिरंगे के साथ बिठा दिया है, मैं समझता हूँ चंद्रमा पे एक दिन आप जैसे हमारे युवक है, ये तिरंगा वहाँ भी लहराएंगे। और ये सही मायने में हम लोग विश्व गुरु थे। करेक्ट। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा विषयांतर ना हो, लेकिन ये बताना चाहूँ आप लोगों को, ये हमारे मेडल्स के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, ये मेडल पहनने का कारण ये होता है कि आपको पता चलता है कि हर एक ये रिबन इसको कहते हैं, इसकी एक सिग्निफिकेंस होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला रिबन है, इसको पर्पल हार्ट कहते हैं। ये पर्पल हार्ट आप देख रहे हो, दोनों तरफ सफ़ेद लाइनें और बीच में लाल लाइनें। तो जिसको दुश्मन के बमबारी या फायरिंग में जिसका देश के लिए खून जाता है, यानी जो इंजर्ड हो जाता है एनिमी शेलिंग से या एनिमी बॉम्बिंग से या एनिमी फायरिंग से, तो उसको ये मिल जाता है। हाँ, तो ये बहुत सारों को पता नहीं होगा। तो आपके जो भी व्यूअर्स है उनको बड़ा अच्छा लगेगा। आइंदा वो हर एक जो फौजी होगा सर्विंग वाला, उसके चेस्ट पे जरूर देखेंगे कि यार इसको लड़ाई में लगी है या नहीं लगी है, इंजर्ड हुआ है नहीं हुआ, तो इससे पता चल जाएगा। ये दूसरा जो है, आप देख रहे हो, हरा और पीला, ये जिसने भी वेस्टर्न सेक्टर में तो इधर थे, बट ईस्टर्न सेक्टर में जो भी थे, मतलब लड़ाई में हम लोग उधर थे। मैं बांग्लादेश में था, मुक्ति वाहिनी में मैं काम किया है। तो वहाँ जिसने भी सर्विस किया है,
उसके लिए ये मेडल है। ओके। फिर उसके बाद में ये जो मेडल है ये वेस्टर्न सेक्टर का है, ये ईस्टर्न सेक्टर का है और ये वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न में भी आपने काम किया? हाँ, वेस्टर्न में ओके। इसलिए है क्योंकि हमारे जैसे मैंने आपको कहा कि हम स्पेशल फोर्स करके मुक्ति वाहिनी में काम कर रहे थे, तो उधर का जब हमारा समेट में आया उसके बाद में हमारी ओरिजिनल जो रेजिमेंट थी मेरी 14 ग्रेनेडियर, ओके, तो वो वेस्टर्न सेक्टर में थे डिप्लॉयड। तो यहाँ तो लड़ाई चालू थी, तो उस समय मेरा वापस पोस्टिंग हुआ, हमको रातों रात एयरलिफ्ट किया गया। हाँ, ढाका से, और जम्मू में हमें छोड़ा, वहाँ एयरफील्ड है जम्मू का नज़दीक, तो वहाँ से हमें रजौरी में ट्रकों में लेके गए। करेक्ट। उसके बाद में ये जो देख रहे हैं ये हमारा ओवरसीज का मेडल कहते हैं। और ऑरेंज कलर ये ओके, ब्लू कलर वाला, मतलब जो परदेश में हमें 7 सीज के बाहर जो जाता है, जैसे अब उनको ये मिलता है। मैं कनाडा में भी सर्विस किया हूँ फॉर इंडियन आर्मी। हाँ, फॉर इंडियन आर्मी। मैं एनसीसी में जब था, अच्छा, हाँ, तो उसके कारण जो भी फॉरेन लैंड जाता है, हाँ, 3 महीने से ज्यादा उसको ये मिल जाता है। वेरी नाइस। ये दूसरा जो लाइनें दिख रहा है, ये जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं साल भर, यानी जहाँ बर्फ 30-30 इंच बर्फ गिर जाती है, तो वो भयानक स्थिति, आपको पता है, फ्रॉस्ट बाइट वगैरह वगैरह होता है, तो कंडीशन इज वेरी वेरी बैड देयर, यू नो, टू सर्वाइव इवन। तो जो वहाँ रहता है उसको ये मिल जाता है। फिर ये जो छोटा इधर वाला जो है, जिसकी सर्विस 9 साल हो जाती है, उसको मिल जाता है। ओके। उसके साथ में दूसरा जो है नीला और गहरा नीला, वो जिसकी 25 साल फौज की सर्विस होती है उसको मिल जाता है ये। तो ये हर एक रिबन की अपनी अपनी पहचान है, एक अचीवमेंट बोल सकते हैं हम। हाँ, अचीवमेंट। सर बहुत मेहनत है इन सब चीजों के। सही बात है। अभी अगर किसको वीर चक्र मिला है तो वीर चक्र इधर लग जाएगा, हालांकि मेरे पास वीर चक्र नहीं है, लेकिन ठीक है, फौज में जिसका नसीब में है उसको मिल जाता है। लेकिन हर एक तो अपनी जान की बाजी लगा देता है इस देश के लिए। तो सीनियर जो अवार्ड जो होता है अलग, वीर चक्र या महावीर चक्र, वो सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद ये वुंड मेडल आ जाता है, इसको वुंड मेडल कहते हैं, इसको पर्पल हार्ट भी कहते हैं। करेक्ट। सर आपकी जो ड्यूटी थी जी, वो कितने साल थी टोटल? मैं 27 साल फौज की सर्विस की मैंने। 27 साल? जी। और मतलब कैसी शुरुआत करते हैं? मतलब कोई ट्रेनिंग रहता है फौज में ज्वाइन होने के लिए? तभी कोई ट्रेनिंग था? हाँ, तो शुरुआत में ट्रेनिंग करने के बाद में ही आपको रेजिमेंट अलॉट की जाती है। ओके। मतलब हमारे जैसे इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है, तो हर एक जो हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें हमारा पोस्टिंग हो जाता है। तो मेरा पोस्टिंग ग्रेनेडियर रेजिमेंट में हुआ, जिसको मराठी में हम कहते हैं पैदल सेना। ओके। हाँ, जो एक्चुअली अटैक में, वॉर में पैदल जो जाते हैं वो सर उस टाइम हमारे इंडियन आर्मी में कितनी पैदल सेना थी? मतलब काउंट क्या था? हाँ, हमारा 15-16 लाख सेना थी। वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड इंसिडेंटली। On that time also? Yes, even today also we are one of the best army. Then also because हमारा ब्रिटिशर्स टाइम से हमारे, देखिए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सही मायने में ब्रिटिशों के लिए हमने काम किया। तो मैं इससे पहले जो आपको बता रहा था कि देखिए 1835 में मैकॉले रानी को पत्र लिखता है, एलिजाबेथ रानी को, इंग्लैंड में, कि ये देश इतना सुंदर है, यहाँ तो हर दिन दिवाली, हर घर दिवाली, ये सोने की चिड़िया है, यहाँ का जीडीपी 30 से ऊपर है, आज तो 7 से ऊपर भी नहीं जा रहा। करेक्ट। और ये सोने की चिड़िया ये देश, और यहाँ 7.5 लाख गुरुकुल है, और गुरुकुलों में 40 विद्याओं का अभ्यास दिया जाता है। करेक्ट। अभी 1868 तक दुनिया को पता नहीं था कि हमारा जो हीरा होता है उसको पहलू कैसे करते, या सोने के ऊपर नक्शी काम कैसे करते। तो ये सब हमारा सिखाया जाता था यहाँ। और हमारे यहाँ उन दिनों में महाविद्यालय भी थे। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा, तक्षशिला तो चली गई उधर, लेकिन नालंदा हमारे पास है। तो मैं हर साल 500 आपके जैसे युवकों को लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि देखो यहाँ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी। करेक्ट। 1812 तक तो यूके में स्कूल्स नहीं थे। ओके। आज देखिए हमारे यहाँ तो फिर रानी का उत्तर क्या आता है, ये मैकॉले को, वो कहती है कि हमको तो ये इतना सुंदर देश है, इसके ऊपर राज करना है। करेक्ट सर। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे हमारे शास्त्रों में मिलावट कर दी। करेक्ट। और हमारे यहाँ
हमारे सबको रंग बंटवा दिए, और जिस तरह से 150 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने अपनी फौज तो लाई नहीं थी, नहीं लाएगा। हमारे लोगों को हमारे लोगों में भिड़ा दिया। करेक्ट करेक्ट अभी देखिए, पेशवा की सेना कोई अलग थोड़ी थी, हम ही थे, करेक्ट करेक्ट और इधर ब्रिटिश की सेना में भी हम ही थे। करेक्ट। तो 1818 में यहाँ जो लड़ाई हुई, आखिरी लड़ाई जो हुई, करेक्ट। तो दोनों तरफ हमारे ही थे, लोग थे, करेक्ट करेक्ट। बट आपस में भिड़ रहे थे। सर पुणे में भी लड़ाई हुई थी, बैटल जी। ऑफ खड़की बोल सकते जी, हैं, है जी, ना? जी, जी, दैट वाज लास्ट लड़ाई। हाँ, 1818 में लड़ाई हुई थी। दैट वाज लास्ट लड़ाई जी, एक्चुअली, जी, 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 विद जी। पेशवा एंड ब्रिटिश। यस, तो Correct. दोनों तरफ हम ही थे ना, हम ही ब्रिटिश बोले थे। तो कौन थे, हम ही थे। करेक्ट करेक्ट, इंडियंस ही थे। इंडियंस में पागल की तरफ झगड़ा कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट। तो उन्होंने ये फिलोसफी अप्लाई किया, और वही हम लोग 1947 के बाद में आज भी देख रहे हैं, लोगों के हर एक ने अपना अपना रंग बंटवा लिया। हमारे ये जाति है, हमारा शब्द है नहीं, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जो Sir, कि एक अच्छी व्यवस्था थी, जिसमें Correct. भाई प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे से रहते थे। करेक्ट करेक्ट। सर 71 वॉर में जी, सोवियत यूनियन का कोई हाथ था, यूएस का कोई हाथ था, आई मीन सपोर्ट था इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो 7th फ्लीट जो था, तो तब तक तो किसी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। ओके। और पाकिस्तान इज अ टू स्मॉल अ फ्राई फॉर अस। ट्रू। अरे हम तो लाहौर तक गए थे सर। हमने लाहौर तक, अगर हम लोग डटे रहते तो हम लोग आज, अब लाहौर वापस हमारा मिल जाता। 1947 में जो चला गया, लेकिन हमने वापस कर दिया उनको। तो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन हमारे प्रति दुनिया का जो एक इमेज बोल सकते हैं, जरिया, मतलब देखने का जरिया बड़ा अच्छा था। ओके। इसलिए 7th फ्लीट आई थी, यानी 7th फ्लीट में काफी सारे जहाज और उनके साथ में इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आने के बाद में फिर पाकिस्तान वालों ने उनके जो एयरक्राफ्ट है वो बमबारी करना बंद कर दिया। तो उनको थोड़ा सा थ्रेट जैसा हो गया, हालांकि हम अपने लेवल पे ही उनको सॉर्ट आउट किया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर जब 71 वॉर के बारे में आपको पता चला जी, तब आप कहाँ पर थे और क्या फीलिंग थी? मतलब एक रहता है ना कि अभी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तो मतलब घर वालों की क्या सिचुएशन थी, आपके मन में क्या चल रहा था तभी? हाँ, देखिए, मेरे बड़े भाई साहब भी फौज में ही थे, और वो भी बांग्लादेश में ही उनका पोस्टिंग था। रियल भाई, रियल ब्रदर मेरे से जो 8 साल बड़े हैं, हाँ, वो भी आर्मी में थे। 22 मराठा करके उनकी रेजिमेंट थी, वो भी पैदल सेना में थे, और वो भी बांग्लादेश में ही थे। और उन्होंने भी अच्छा मतलब मरदुम की, लेकिन हालांकि उनको महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया था, वो मिला नहीं, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना काम किया। तो हमारे घर में से हम दोनों भाई फौज में उन दिनों में उधर ही थे। तो मतलब घर में वो माहौल था, माहौल था ही, हमारे घर में माहौल था। और हमारी माता जी भी बड़ी शेरदिल थी, तो वो कहती थी कि ठीक है, मेरे दोनों लड़के आज देश की सेवा करने में लगे हुए। उनको बड़ा अच्छा लगता था। मेरे पिताजी भी बड़े, मतलब उनको भी फक्र महसूस होता था, लोगों में जब जाते थे तो उनको लगता था, बताते थे कि भाई तुम्हारे दोनों लड़के आज बॉर्डर में हैं, फौज में हैं। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। तो माहौल बड़ा संगीन मैं कहूँ कि, लेकिन ये शॉर्ट वॉर था, 14 दिनों का ये लड़ाई हुई, 14 डेज वॉर हुआ, और शॉर्ट एंड स्वीट लड़ाई ये हुई। जी, करेक्ट करेक्ट सर। जैसे आपने बताया कि आप एक पैदल जो सेना है उसमें थे आप, राइट? जी 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 जी, जी। तो आई मीन आपके पास कोई वेपन वगैरह, आई मीन कौन से वेपन उस टाइम आई मीन आप यूज करते थे? हाँ, उन दिनों में नई, हमारे पास पहले जमाने में बोल्ट एक्शन वाली राइफल हुआ करती थी, बट उन दिनों में 7.62 SLR सेल्फ लोडिंग राइफल आ गई थी। ओके। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी राइफल है 7.62। आज की भी हमारे, जैसे आजकल तो AK-47 आई हुई है, लेकिन उन दिनों में हमारे पास ये बोल्ट वाली जो थी, बोल्ट एक्शन, एवरी टाइम आपको बुलेट डाल के उसको चार्ज करना पड़ता रहेगा। बट ये जो ऑटोमेटिक राइफल जो हमारे पास आई 7.62, तो उससे बड़ा फायदा हुआ। और एज एन ऑफिसर, आप अपने प्लेटून में आपके साथ 30 जवान आपके सैनिक होते हैं, तो आपको कार्बाइन मशीन दी जाती है। करेक्ट। वो छोटी होती है, इफेक्टिव होती है, बिकॉज एज एन ऑफिसर यू हैव टू लीड योर ट्रूप्स, और आपको आगे चलना पड़ता है, आपको सोच विचार करना पड़ता है, हर एक जवान का आपको इंश्योर करना पड़ता है कि उस अननेसेसरी उसकी लाइफ लड़ाई में ना चले जाए, और प्लानिंग भी करना पड़ता है। करेक्ट। और ये लड़ाई तो कोई दिन में तो होती नहीं है, अंधेरे में होती है, और जमीन पे पूरे माइंस लगाए हुए होते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, 71 में जब मेरे पलटन के जो मैं आपको कह रहा था 47 जवान मारे गए, और मेरे कंपनी कमांडर मेजर MH खान, ओके, हाँ,
वो भी उस लड़ाई में शहीद हुए और उनकी डेड बॉडी CFL के आगे 1 किलोमीटर अंदर थी डेड बॉडी। उसका कारण ये था, जो पिकेट के ऊपर हमारे पलटन ने हमला किया, तो 4 कंपनीज होती है, एक पलटन में तकरीबन 1000-1200 जवान होते हैं और हर एक कंपनी में 120 जवान होते हैं। तो हमने वो पिकेट के ऊपर चारों तरफ से अटैक किया था। तो और वो CFL क्रॉस करके, सीज फायर लाइन क्रॉस करके अंदर जाके हमने अटैक किया। तो उसमें हमारे कंपनी कमांडर मेजर MH खान मारे गए। और ये जो CFL होती है उसके, वो तो ऐसे नदी, मतलब नदी जैसा ही वो माहौल था, नदी पानी भी था उसमें, फिर बाबर्ड वायर लगी होती है और चप्पे चप्पे पे माइनफील्ड भी लगाए होते हैं। मतलब उसके ऊपर अगर आपका पाँव गिर गया तो बुम हो जाता है, पूरा आपका ब्लास्ट हो जाता है। तो एनीवे, तो 24 घंटे के बाद में मैंने मेरे कमांडिंग ऑफिसर को कहा कि सर, मेजर खान की डेड बॉडी वापस लाना चाहिए, मेरे कंपनी कमांडर है, मेरा दायित्व बनता है, उनको वापस लाना चाहिए। तो बोले सुरेश, अरे अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो बॉडी सड़ गई होगी, अभी छोड़ो, रहने दो। लेकिन मैंने इंसिस्ट किया, ये शायद दूसरा कोई ऑफिसर नहीं करता, लेकिन मेरे जो दायित्व मेरा जो था कि नहीं, मेरा कंपनी कमांडर है ना, तो उसको मैंने वापस लाना है। सर, आप गए थे 1 किलोमीटर? मैं अंदर कैसे गया वो भी कहीं अगर कोई शक्ति हो उसने मेरे को बचाया, लेकिन 4 जवान भी तैयार करना मुश्किल हुआ उस रात को, क्योंकि पलटन में माहौल ऐसा था कि कोई मतलब बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। आप इमेजिन करिए, 47 जवान आपके आंखों के सामने मरते हैं, तो क्या क्या माहौल होगा पलटन में। तभी भी मैंने 4 जवान तैयार किए, और बिकॉज स्ट्रेचर भी तो लेना है ना साथ में। करेक्ट। तो स्ट्रेचर लेके हम अक्रॉस गए, और मालिक की दुआ है, जो भी शक्ति होगी। सर, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, I mean, सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो हमारे चारों, हम लोग 5 को हमने जाके उनकी डेड बॉडी, पूरा उनका बॉडी डिस्टॉर्शन हुआ था, मतलब आधे से ज़्यादा गाय भी था, और बदबू आ रही थी बुरी तरह से। हाँ, तो जाते समय हमने काफ़ी सारा अत्तर लेके गए थे, सेंट लेके गए थे, वो सेंट उनके ऊपर छिड़का, और उसकी वो डेड बॉडी लेके हम वापस आए। कोई भी ताकत होगी उसके कारण हम बच गए, नहीं तो माइन फील्ड के ऊपर भी अगर गलती से अगर पाँव किसी का, 5 में से किसी का भी लग जाता, तो हम लोग सब मर जाते, लेकिन हम बच गए, वापस आ गए, और आज उसके कारण मैं शायद आपसे संवाद कर रहा हूँ। करेक्ट सर, मैं पॉडकास्ट जब से स्टार्ट हुआ है ना जी, मैं तब से बस एक ही चीज़ देख रहा हूँ, आपकी एनर्जी। जी, मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब आपकी सर उम्र क्या थी उस टाइम? मैं उस समय, देखिए ना, 47, 69, मतलब 47, 58, 69, मतलब 20-22 साल का था मैं। 20-22 साल? हाँ, यंग ऑफिसर। सर, आपके अभी भी यंग एनर्जी है। रहता हूँ मैं, हमेशा कुछ रहता हूँ। Exactly. मैं समझता हूँ सेकेंड इनिंग में मैं समाज के प्रति कुछ देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे इससे पहले भी कहा, हमारे वेदों में सिखाया हुआ है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, और उसके बाद राष्ट्र ऋण। करेक्ट सर। तो मैं समझता हूँ सेकेंड इनिंग में हमारा दायित्व बनता है आपके लिए, ये देश, ये पृथ्वी सुंदर और सुजलाम करके ही जाना चाहिए। जैसे हमें कहते हैं ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। अभी बहुत सारे बच्चों को मैं पूछता हूँ, अरे वंदे मातरम तो तुम बता देते हो, लेकिन मलयज शीतलम का अर्थ बताओ। बहुत सारों को पता नहीं होता, तो उनको मैं समझाता हूँ। मलय का मकसद होता है चंदन, सैंडल। तो कवि कल्पना है, कवि लोग आपके जैसे, आप जैसे कलाकार हो, करेक्ट। जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था, आप लोग तो जैसे MBA में सिखाते हैं एग्जीक्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। करेक्ट। तो आप तो तीनों लेवल पे काम कर रहे हो, यू आर गोइंग अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड तो मैं ये बच्चों को समझाता हूँ कि भाई, ये कवि कल्पना ऐसी है। कवि ये कहता है कि हमारे पास जो चंदन के पर्वत है, मलय पर्वत है साउथ में, यानी कर्नाटका, हैदराबाद, तमिलनाडु, तो जब समुंदर से हवा चलेगी तो वो पूरे ये मलय पर्वत से खुशबू लेके पूरे भारतवर्ष में जाएगी। करेक्ट। और उस समय जमीन पे क्या होगा? करेक्ट। भाईचारा, ईमानदारी, सच्चाई, किसी के घर को ताला ना हो, दूध की नदियां बहनी चाहिए, ऐसी वो कल्पना है। तो हमारे रगों रगों में हम लोग तो विश्व का कल्याण करने वाले लोग हैं। अभी मैं अमेरिकन वाटर वर्क्स वालों ने मेरे को बुलाया था पानी के ऊपर लेक्चर के लिए, तो वहाँ एक, इसके बारे में तो खैर आगे चल के कभी बात करेंगे, लेकिन उसमें स्पेसिफिक एक इंसिडेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। बिल गेट के साथ मेरे को एक मौका मिला था स्टेज शेयर करने के लिए, तो वो भी हैरान हुआ। उसने कहा कि भाई, अगर दुनिया में एक ही जगह है जहाँ से खुशबू आ रही है, अभी अफगानिस्तान भी मेरे को बुलाते हैं बातचीत के लिए पर्यावरण के विषय में, तो वहाँ के भी लोग कहते हैं
कि दुनिया का अगर सितारा कोई है तो ये भारतवर्ष है। ट्रू। और ये बिल गेट वो अ, अपने स्पीच में क्या कहता है कि बोले वी आर सुपर पावर ऑल राइट, करेक्ट बट वॉच आउट देयर इज अनदर कंट्री विच इज एमर्जिंग एज अ सुपर पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। करेक्ट। अभी उधर ऑडियंस में हमारे आपके जैसे बच्चे, अपने भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे वहाँ, एक्चुअली अमेरिका हमारे लोग चला रहे, बाय द वे इंसिडेंटली थिंक टैंक तो हम लोग ही है। ट्रू। तो अपने बच्चे थे, एक साइड में आपके कोई भाई होगा, कोई किसी का ना करेक्ट कोई, करेक्ट। और इधर उनके लोग बैठे थे। तो वो कहता है हमारी तरफ इशारा करके कि भाई दे आर द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड। यस। और वो आगे चल के कहता है कि इफ यू हैव टू सी सिविलाइजेशन यू मस्ट गो टू इंडिया। करेक्ट। भारतवर्ष में जाओ, वो कहता है। अभी उसका उदाहरण मैं देता हूँ एज अ सीनियर सिटीजन, मैं उसका True. निचोड़ ये लेता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ 5-6 साल पहले बम्बई में बहुत बड़ा सैलाब आया था, पूरे 4-5 दिन पूरे छोटे बच्चे, माता भगिनी सब पूरे अटके, स्कूल में Correct, कॉलेजेस में correct. अटके। तो उस समय आपके जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने उनको खाना खिला के Correct, उनकी correct. ठीक ठाक सेवा की। और जब पानी चला गया उसके बाद में वो वापस अपने अपने घर गए। कहीं बलात्कार नहीं हुआ, कहीं हादसा नहीं हुआ। करेक्ट। उन्हीं दिनों में अमेरिका में कैटरीना हुआ। और जिस दिन कैटरीना खत्म हुआ उस समय पूरी लूटमार हुई, उनके सब डिपार्टमेंटल स्टोर तोड़फाड़ हो गई उनकी। तो वो ये कहता है कि देखो इंडिया वाले गरीब भी होने के बावजूद भी उनकी नीयत इतनी साफ सुथरी होती है क्योंकि उनको बेसिक उनका जो है वो अध्यात्म है हमारा। करेक्ट। जैसे अगर यहाँ चींटी आ जाएगी तो आप पहले सबसे पहले ढूंढोगे कि उसको चीनी कहाँ के, शक्कर कहाँ से डालूं। आप उसको मारोगे नहीं क्योंकि हमारे खून में ही यही है। जैसे अभी मैं अफगानिस्तान गया था, वहां तो पीने के लिए आज के दिन में पानी नहीं है। करेक्ट। लेकिन वहां से वो लोग आए, यहाँ तो उनको सप्त सिंधु मिल गई भाई, पानी पानी, कौन जाएगा वापस, ये सोने की चिड़िया है। करेक्ट। तो ये सब खूबी जो है वो, इसलिए मैं हमेशा समझता हूँ कि आप लोगों के आंखों के मैं सपने देखता हूँ कि ये देश को पुनः विश्व गुरु बनाया जाए। और आपका भी तिरंगा छाती पे चमक रहा है, मेरा भी तिरंगा, मेरा भी तो तिरंगा है, और आपके ऑफिस में भी तिरंगा है। आपका स्टूडियो इतना सुंदर लग रहा है मेरे को। और आप पर्यावरण के प्रेमी हो, अपने इतने फूल पौधे लगा रखे हैं, बहुत खुश लगता है। इतना वातावरण सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है सर। काफी आई मीन इंटरेस्टिंग चीजें है जी। आपका जो पर्यावरण का जो अभ्यास है, आई मीन मुझे लगता है आपके मन में बहुत कुछ है पर्यावरण के बारे में बताने के लिए। हम जरूर एक इसके ऊपर काम करेंगे। मैं प्रेक्षकों को बताऊंगा कि सर पूरे इंडिया में, इंडिया नहीं वर्ल्ड में बोल सकते, एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि आई मीन इनक्रेडिबल। उसके बारे में हम जल्दी ही एक पॉडकास्ट करने वाले, मैं बताऊंगा जल्दी, बहुत स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है सर। कमिंग ऑन द पॉइंट, सो इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना हूँ। हाँ। थोड़ा सा मैं बिल्कुल आई टेक अ लिटिल लिबर्टी विथ यू। देखिए हमारे यहाँ तो समृद्धि मार्ग, एक्सप्रेस हाईवे वगैरह वगैरह बनते हैं, वो माइक्रो प्लानिंग में वो ठीक है। लेकिन एक कोई शख्स कह रहा था, एक पॉलिटिशियन, की बोले देखो अरे ये रोड इतने अच्छे कर दिए तो हमारे कमर टूटना बंद होगी। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया, अरे मैंने कहा डेली 8 से 9 हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में तो आप सोचते नहीं हो। आज के दिन में देखिएगा, मैं समझता हूँ अपने देश की प्रायोरिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। 7.5 लाख हमारे जो हमारे गांव है वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ खेती के लिए पानी नहीं है। फिर उधर इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं मिलती। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिलती कि पावर जनरेट नहीं होता। और पावर क्यों नहीं जनरेट होता कि डैम के अंदर पानी नहीं है, वहाँ सब मट्टी आके बैठी हुई है। तो ये विषय लेके मैं समझता हूँ अगर हम लोग हमारे गांव सुंदर और सुदृढ़ करेंगे तो सही मायने में हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे। और हमारे अगर देश के 5,000 डैम लोगों का सहयोग से अगर साफ हो जावे तो हम सही मायने में पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाएगा। और उसके अनगिनत फायदे ही फायदे हैं। हमारे 50 से 60 हजार करोड़ यूरिया की सब्सिडी बचत हो जाएगी। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हम बॉलीवुड के फिल्म्स में देखते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, बट आपने थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि चाइना के लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं। तो मतलब सच में जो बॉलीवुड की फिल्म्स बनती है वो सच में आई मीन रियल कंटेंट दे रहे? हाँ, मैं समझता हूँ ये जो हिंदी चीनी भाई भाई है तो खैर बहुत पुरानी बात है। हाँ। ये मतलब
हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उस समय वाली हाँ। बात है, 62 से पहले की बात है। 62 में चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई ना। करेक्ट। हाँ, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो लड़ाई जो भी हुई है उसके अंदर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन बॉलीवुड के फिल्म्स जो है वो काफ़ी मोटिवेशनल है। उसके कारण मैं समझता हूँ आपके जैसे युवक, जैसे आपने तो खुद ने फिल्म में एक्टिंग की है, आपके जैसे हैंडसम बच्चे भी हमारे कैप्टन और मेजर बन के बंदूक लेके आगे जब चलते हैं और उनके पूरा इधर पूरा Correct, कटाव correct. आ जाता है, किसी का आँख आँख Correct, में correct. गोली लगी हुई होती है, वैसा देख के तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूँ यस, बॉलीवुड इज डूइंग गुड करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर्विस टू द इंडियन आर्मी। मतलब दैट कंटेंट इज गुड, राइट राइट जी जी राइट जी राइट जी। सर। उस टाइम जब चाइना की कुछ इन्वॉल्वमेंट थी इन सब, आई मीन वॉर में, 71 का जो वॉर था। नहीं, 71 में उनका चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। ओह, उनका 62 में जो अपना हुआ, जो हुआ हाँ, निफा और उस साइड में नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ। और जो 71 का वॉर हुआ वेस्टर्न सेक्टर में हुआ, मतलब JNK से या रजौरी से लेके, जहाँ मैं हॉस्पिटल में था, रजौरी करके जो जगह है, रजौरी मेहंदर, ये जो पोर्शन है, और उसके बाद में पंजाब के प्लेन्स है जहाँ हमारी टैंक बैटल्स हुई। करेक्ट। लोंगेवाला, और उसके नीचे जो है वो पूरा डेजर्ट है, लोंगेवाला वगैरह जो एरिया है वो। तो ये 3 सेगमेंट में लड़ाई हुई है, माउंटेन्स में, फिर पंजाब के प्लेन्स में और डेजर्ट्स में। सर माउंटेन का जो कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब टेम्परेचर क्या था वहाँ पर आप जब काम कर रहे थे तो? नहीं, वहाँ तो माहौल तो कैसा है, अपना ये दिसंबर में ही लड़ाई हुई तो टेम्परेचर तो काफी लो एक्चुअली था। मैंने ये भी पढ़ा था कि वॉर जल्दी होने वाला था, बट मॉनसून बहुत हेवी था नॉर्थ में उस टाइम। जी जी जी। बट उसके वजह से थोड़ा डिले कुछ तो हुआ जी था, जी राइट? जी, सही बात है, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। देखिए, हमारे जो JNK के जो माउंटेन्स है वो ठीक है, मैनेजेबल है, लेकिन अभी पिछले 15 सालों से ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर पाकिस्तान ने थोड़ा सा कब्जा किया। आपने देखा होगा, तो वहाँ जब बर्फ ही हमेशा, मतलब 12 महीने बर्फ होती है, 30 इंच बर्फ वहाँ होता है। तो आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर में काफी सारी हमारी लड़ाई हुई। सियाचिन उसको हम कहते हैं, सियाचिन। तो वो पाकिस्तान ने एक जगह पे है, तो वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया था, तो वो वापस हमने वो जगह ले ली। तो वैसे देखा जाए तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि 4 हिस्सों में हमारी वेस्टर्न फ्रंट में लड़ाई हुई। मतलब सियाचिन की तो अभी हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा माउंटेन्स, उसके बाद पंजाब प्लेन्स और उसके बाद डेजर्ट्स, ये 4 हिस्सों में लड़ाई हुई। लेकिन हमारे ओशन के ऊपर यानी नेवी का कोई रोल नहीं था, एयरफोर्स का बड़ा रोल था। तो करेक्ट। बेसिकली एयरफोर्स और हमारे जो टैंक रेजिमेंट्स है और हमारे जो इन्फेंट्री है उसका प्रभाव था। और आपको पता है, एक इन्फेंट्री का जवान के पीछे 7 अलाइड सर्विसेज होती है, मतलब उसमें ऑर्डिनेंस होता है, सिग्नल होता है, बाकी सारे काफ़ी सारा पैराफर्नेलिया होता है, डिटेलिंग अभी मैंने ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो उनको मिल मिला के एक हम जवान लड़ाई के लिए आगे जाता है। करेक्ट सर। उस टाइम की इंडियन आर्मी और इस टाइम की इंडियन आर्मी, क्या मतलब इम्प्रूवमेंट, क्या चेंजेस आपको लगते हैं? अभी देखिए ना, अभी देखिए, पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही हुआ करते थे। अभी अब CDS आ गए। अभी पिछले 2 CDS आ गए। एक तो CDS बेचारे, उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, राइट, जनरल रावत, वो पहले CDS थे। अभी दूसरे CDS चौहान साहब करके CDS है, वो कल पूना में भी थे बाय द वे। ओके। तो अभी क्या है, हम लोग जिस तरह से हमारी शक्ति बढ़ते जा रही है, हमारा जो कंट्रोल है दुनिया के ऊपर, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अभी हमारा प्रभाव बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमको इंडियन आर्मी को और स्ट्रांग करना है, और वो कर रहे हैं। हालांकि हमारा कोई ये नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे पैथोलॉजी में हम नहीं किसी के ऊपर एग्रेशन करना चाहते, हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन हम खुद को सक्षम बनाना चाहते हैं। और दुनिया को पता चल गया कि ये इंडियन आर्मी सक्षम है। ये 2014 के बाद सक्षम हुए है या 2014 के पहले? हाँ, नहीं, ये तो प्रोसेस चलता रहा है। और जैसे अभी देखिए, ये हमारे यहाँ 86-87 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्सप्लोजन हुआ। काफ़ी सारे कार्य आ गए, आज आप देख रहे हो। और देखिए, मैं तो 60 देश दुनिया के देखे हुए हैं। और जब मैं फौज में था तो मैं मेरा एक पोस्टिंग हुआ था
कोल्हापुर एनसीसी गर्ल्स बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर करके। ओके। तो उसके कारण मेरा कॉलेजेस के साथ और हम्म। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, यूरोप के स्टूडेंट्स के साथ, यूएसए के स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। और मैं भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर करके कनाडा भी गया था। वो साल भर का प्रोग्राम होता है। हम हमारे 14 बच्चे लेके वहाँ जाते, वहाँ हम लोग सोशल सर्विस करते और उनके 14 बच्चे लाके हमारे भारतवर्ष में 6 महीना हम काम करते वगैरह वगैरह। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं किसी की बुराई नहीं कह रहा हूँ, बट सच्चाई बताना चाहता हूँ कि हमारे यूथ और उनके यूथ में क्या फ़र्क है। हमारा जो यूथ है, अगर उसका अपन स्केलिंग करेंगे 0 से 10 का आईक्यू लेवल के लिए, अगर स्केलिंग करे तो हमारे आपके जैसे बच्चे सब 8.5 के आसपास होते हैं। करेक्ट। मतलब अबव एवरेज। और उनके बच्चे 2 से 3 से ज़्यादा नहीं जाते। मैं बुराई नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये सच्चाई है। क्योंकि हमारा जो अध्यात्म का जो बेस है हमारे जो पैथोलॉजी में, उसके कारण हमारे बच्चे इतने स्मार्ट है। और आज के दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। करेक्ट सर। तो ये जो फ़र्क है, आपने पूछा ना 2014 के बाद में क्या फ़र्क है, तो ये तो फ़र्क होने वाला ही है। और आज के दिन में हम लोग सही मायने में, मैं तो कहता हूँ, अगर हम हमारी आबादी के ऊपर अगर कंट्रोल करें तो हम सही मायने में विश्वगुरु हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट सर। मतलब मैं जब से जी इंडियन आर्मी की ग्रोथ देख रहा हूँ, बट पिछले कुछ दिनों में जैसे बालाकोट का अटैक हो या उरी का अटैक हो, इंडियन आर्मी ने क्विक एक्शन लिए। उस जमाने में भी ऐसा होता था? हाँ, देखिए, आपने पुणे में भी देखा होगा, बम्बई में, हर जगह पे हमारे क्यूआरटी करके टीम आजकल घूमती है, क्विक रिएक्शन टीम। हमने रियलाइज किया हुआ है कि पाकिस्तान डज नॉट वांट टू फाइट विथ यू। वो आपको पिन प्रिकिंग करते रहेंगे। जैसे अभी हमारे 2 मेजर और एक कर्नल को अभी उरी में पिछले महीने मार दिया, तो वो ऐसे ही करते रहेंगे। तो उसके लिए हमारा क्विक रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे बालाकोट में जो भी हुआ, जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हुए, तो मतलब दुख होता है। और उस समय हमारे पंतप्रधान जी ने बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। करेक्ट। और जिस तरह से हमने, बिकॉज पिछले हज़ारों सालों में हमने कभी भी हमारे बॉर्डर क्रॉस करके हम परले कभी नहीं गए। हम नहीं चाहते किसी की हम ज़मीन पे जाके कब्जा करें, लेकिन उस समय जाना पड़ा हमको। करेक्ट करेक्ट। सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा। करेक्ट। तो उसके कारण थोड़ा सा ये जो ये ब्लास्ट का जो सीरीज है वो थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन अभी पिछले 2 महीने पहले, मैंने जैसे कह रहा हूँ, तो फिर हमारे उरी में 2 मेजर साहब और एक कर्नल साहब को मार दिया इन्होंने आके। करेक्ट करेक्ट सर। आपने जम्मू कश्मीर में भी काम किया है सर जी। उस टाइम पर आर्टिकल 370 का कोई इम्पैक्ट था? मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इंडियन आर्मी को काम करने में? हाँ, बाकायदा। क्योंकि देखिए, वहाँ पे अगर वहाँ का मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं खुद वहाँ रहा हूँ। तो हमारी जब गाड़ी जब चलती थी, हम 3 टन में हमारे जवान और हमारी जीप में हम आगे होते, कहीं रुक जाते थे, तो वहाँ पथराव भी लोग बाग करते थे, वहाँ के यूथ। अगर वही सीन अभी आपके गांव में या आपके घर में या पूना में कहीं भी करे, महाराष्ट्र में या गुजरात में या पंजाब में, हमारी फौज की 4 गाड़ी है और कभी रुक गई है, तो आप लोग क्या करोगे? कोई बच्चे आपके जैसे जाके कोई थम्सअप ला के पिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा, कोई बोलेगा नहीं सर आपके लिए, हम रिस्पेक्ट रहेगी। हमारे फौज के लिए इतना प्यार मोहब्बत ये हमारे लोग देते, बट वो नहीं होता था उन दिनों में। उसका कारण यह था कि 370 का मकसद क्या था, 35A का मकसद क्या था? 2 निशान, 2 संविधान, करेक्ट, और 2 पंतप्रधान। यानी वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता था उसको मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, वो उसको पंतप्रधान कहते थे। और मैंने खुद ने आंखों से देखा हुआ है, उनके कमिश्नर के ऑफिस में हमारा तिरंगा नहीं होता था। तिरंगा तो उन्होंने, आपको पता है, आपने देखा होगा टीवी में, पेपरों में, कि उनके जो 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे तिरंगा को जलाया करते थे। आपने देखा है श्रीनगर में कितने बार? करेक्ट। हाँ, तो पंतप्रधान खुद को कहलाते थे, और 2 निशान और संविधान उनका अलग था। और संविधान में वही हो रहा था कि भाई यहाँ बाकी कोई सो कॉल्ड इंडियन कोई ना रहे। तो हमें वो कहते थे इंडियन तुम चले जाओ,
तो इसलिए हमें ऑर्डर थे कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। हालांकि वो अन्याय भी करते थे, तभी हमको बर्ताव करते थे। जब हमारी गाड़ी, अगर हम जीप में हैं और उनके कई लोग चलते हैं या कोई उनकी गाड़ी जा रही है तो हम उसको ओवरटेक करते थे, उसको तो हमको थैंक यू हर समय, हर 2-2 मिनट के बाद थैंक यू करना पड़ता था, Correct. क्योंकि उनका दिल जीतने का कोशिश करते थे। लेकिन वो दिल जीतने वाली बात नहीं थे। लेकिन ये 370 हटने के बाद में अभी थोड़ा माहौल ठीक हुआ है। लेकिन सही मायने में उनको अपने देश के बारे में एक जो प्यार मोहब्बत जो है वो थोड़ा लैकिंग ही है, क्योंकि उनके ऊपर पीओके का काफ़ी सारा इन्फ्लुएंस है। करेक्ट। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। बट अभी थोड़ा सा, अभी पता नहीं, पिछले 30 सालों में तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन फ़र्क तो हम लोग जो न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा है। पीओके फिर से लाना पॉसिबल है? नहीं, ठीक, देखिए ये फिर खून खराबा वाली बात है। क्या करेंगे हम उनको, उसको लेके। मैं तो कहता हूँ, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल ये मानता है कि भाई देखिए, अगर नाखून काटते काटते आपको अगर थोड़ा, जिसको हम कहते हैं थोड़ी सी ज़्यादा नाखून कट गया तो उसको कहते हैं जीवाला, तो 3 दिन नींद नहीं आती है अपने को। तो आप देखिए, इतना बड़ा प्रदेश अगर लेना है तो हमारे सुपुत वहाँ हकनाक मरेंगे ना। करेक्ट। तो क्या क्या, और फिर उनको लेके अभी करना क्या है हमने? अरे जो बचा है उसको सुंदर सुदृढ़ करो ना। आप यहाँ रास्ते पे चल नहीं सकते, इतनी वैसे ही आबादी हो रखी है, तो उनको लेके और क्या करोगे? तो मैं तो शायद स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं समझता हूँ तो उसकी जरूरी नहीं है हमें। मतलब आपका कहना है कि खून खराबा नहीं होना चाहिए? क्यों करे भाई? मैं जैसे इससे पहले कहता था कि जिस माँ का बच्चा जाता है उस माँ को पूछो ना कि तुमको पीओके चाहिए क्या, या जिसका पति जाएगा उस बहन को पूछो ना तुमको चाहिए क्या पाकिस्तान का कोई हिस्सा। वो बोलेंगे नहीं, क्या करना है, ठीक है, उनको रहने दो। करेक्ट सर। इंडियन बॉर्डर्स आर सेफ नाउ? हाँ, सेफ तो है ही। अभी हम लोग अलर्ट तो है ही है। देखो, अभी हम लोग ना खुद को हम तो आर्य लोग हैं बेसिकली। हमारा हिस्ट्री में हमें बहुत गलत सिखाया जाता है। करेक्ट। हमें सिखाया जाता है आर्य बाहर से आए थे। आर्य बाहर से नहीं आए थे। आर्य का मकसद ही नहीं हमें पता। आर्य का मतलब आपके जैसा सुंदर, श्रेष्ठ, ज्ञानी, विचारवंत, तो मतलब वो आर्य होता है। तो हमारे यहाँ से दुनिया में लोग गए, हमारे यहाँ लोग सीखने के लिए आते थे। जैसे नालंदा की मैंने बात बताई आपको, तो ये देश को आर्यवत कहते थे, तो हम पुनः इसको आर्यवत कहना चाहिए। अभी देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आर्य का अगर उल्टा हो तो उसको क्या कहेंगे? अनार्य। अनार्य 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 10 बार बोलो तो वो क्या हो जाता है? अनाड़ी। जैसे अभी अगर मैंने ऐसी टोपी कर दी तो मैं अनाड़ी, मतलब मूर्ख बन गया मैं, है ना? तो उसी प्रकार हम आर्य है। और हमारी संस्कृति दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति है। करेक्ट। देखिए, हम सुबह उठते हैं, हमारे माता पिता के हम पाँव छूते हैं, रात को सोने से पहले छूते हैं, रात को सोने से पहले हम पाँव धोते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता जो हमारे संस्कृति में है, और हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है। करेक्ट सर। आजकल के युवाओं के लिए क्या मैसेज, कि अगर उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो मतलब क्या सोच लेके उन्होंने काम करना चाहिए? हाँ, मैंने तो ये जैसे कहा कि हमारे जो महामानव है उनकी बायोग्राफीज अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और इतिहास को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास में काफ़ी सारी मिलावट की गई है। मैंने जैसे कहा ना, वो मैकॉले को बताया, तो मैक्स मुलर जो था उसको थोड़ा बहुत संस्कृत आता था, नहीं आता था, और हमारे भी कोई चाटुकार थे, उनके साथ मिलके इन्होंने इतनी शास्त्रों में मिलावट कर दी। उसके कारण हमारे युवकों को सही मायने में इतिहास क्या है ये पता होना चाहिए। करेक्ट। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो हर हुनरी जो बच्चे हैं आपके जैसे, उन्होंने अपने रखपट्टे मजबूत करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करना चाहिए, ये नशाबाजी नहीं करना चाहिए, अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से करनी चाहिए, अपने रखपट्टे ऐसे मजबूत होने चाहिए जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के थे या छत्रपति संभाजी महाराज के थे। उनको 5-5 फॉरेन लैंग्वेजेस आते थे। करेक्ट। मेरे दोनों बच्चे, मेरा लड़का कर्नल है और मेरी लड़की कर्नल से ही शादी हुई है, मेरे दोनों बच्चों को 4-4 फॉरेन लैंग्वेजेस आते हैं। मतलब अंग्रेजी तो आनी चाहिए पिटपैट। करेक्ट। क्योंकि ये मार्केटिंग वाली लैंग्वेज है, लेकिन अगर फॉरेन लैंग्वेज आ जाएगी तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। अगर समझो आप
इंजीनियर हो और ये 2 वैकेंसी है और 500 बच्चे आए हुए। अभी मैं परसों में किसी ने बताया कि एक वैकेंसी के लिए 350 इंजीनियरिंग स्टूडेंट आए हुए थे। बट अभी 350 इंजीनियर पुलिस मतलब पुलिस में आ रहे, इमेजिन करिएगा, मतलब क्राइसिस है ऑल ओवर। तो इसके लिए आपने वैल्यू एडिशन करना चाहिए, आप अपने यूथ ने वैल्यू एडिशन करना चाहिए। और आपकी आईक्यू लेवल्स, मैंने जैसे कहा कि आप यू आर देयर ऑलमोस्ट 9, तो आप 6 महीने में एक लैंग्वेज सीख सकते हो। तो मेरे दोनों बच्चों ने आज के दिनों में 4 फॉरेन लैंग्वेजेस किए हुए हैं। और मेरी लड़की अपने कंसल्टेंट है इटली में, वाइन मेकिंग का उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसने वो किया हुआ है। तो कहने का मकसद है बहुत स्कोप है। और इवन पूना में आज के दिन में हमारे यहाँ ऑटो हब जो है, वहाँ 100 लोगों की ज़रूरी है, या ऐसा मनुष्य बल ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जिसको अंग्रेजी के अलावा किसी को फ्रेंच आता हो, जापानीज आता हो, चाइनीज आता हो। और वहाँ सैलरी कितनी मिलती है? 3000 यूरोस, यानी कम सैलरी में कहूँगा तो 3000 गुणिले 90 करिएगा, इतना तो सैलरी है यहाँ। तो कहने का मकसद है हमने वैल्यू एडिशन करना चाहिए। फौज शुड नॉट बी ओनली डेस्टिनेशन। आप बाकी भी बहुत कुछ कर सकते हो समाज के लिए, इस देश के लिए। जैसे यूरोप में आपने देखा होगा, वहाँ तो लोग बाग बहुत सारे विषय लेके काम करते हैं। जैसे अभी आप खुद ही ये इतना सुंदर विषय लेके आप काम कर रहे हो, आप खुद फिल्म में एक्टिंग किया हुआ, आपके पास पर्सनैलिटी है, आपके पास नॉलेज है, आपका प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो मैं युवकों को यही कहूँगा कि भाई अपना तिरंगा जो है वो हमेशा हमारे सिर में होना चाहिए। और हमारे विचार छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे होने चाहिए, ताकि हम इस देश को पुनः विश्वगुरु बनाएं। आप भी इस एज में बहुत एक यंग एनर्जी लेके चल रहे हो जी। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस हैट? हाँ, तो ऐसे है कि उसके पीछे भी एक कहानी है। ये मैं हमेशा तिरंगा छाती पे मेरा रहता है। करेक्ट। और मैंने एक बहुत बड़े राजनीतिक वाले हमारे जो लीडर थे उनके विरोध में आंदोलन किया था। मैं सही मायने में जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने हमारे यहाँ पूना में, हमारे किरकी में गवर्नमेंट के 2 बंगले फौज के और उसके साथ 8 एकड़ ज़मीन हड़प की थी। तो उन दिनों में मैं ये पहनता था, तो ये मेरा ड्रेस हुआ करता था। धूप में जाना पड़ता था, हर जगह पे आंदोलन करते रहते थे। तो ये बाद में ये सक्सेसफुल ये मेरा आंदोलन हुआ। वाह। और वो आंदोलन जब हुआ तो उन दिनों में मैं ये पहना करता था। और मेरे मीडिया में काफ़ी सारे इसकी चर्चा टॉपिक की होती रहती थी। और जब मैं हवाई जहाज से कहीं प्रवास करने चलता था तो एयर होस्टेस पूछती थी, आर यू द सेम पाटिल हु फॉट विद सो एंड सो पाटिल? तो आई शुड से यस। आई सेड हाउ डू यू नो? बोले सर योर तिरंगा एंड योर हैट। वाओ। तो ये हैट का ये बैकग्राउंड है। बिग अचीवमेंट। तो ये मेरा अभी ये क्या कहते हैं आपके लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, एक स्टाइल तो खैर नहीं है ये बेसिकली ये एक क्या शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा। आइडेंटिटी बन गई चुकी है, एक आइडेंटिटी बन। जी। तो लोग बाग मेरे को बगैर ये कैप से देखने में अच्छा नहीं मानते, बोलते सर आप कैप पहना करो। करेक्ट सर। आज का पॉडकास्ट मतलब बहुत स्पेशल था। मेरा एक सपना था, वो कंप्लीट हो चुका है। जी। और काफ़ी अच्छा लगा। और आपकी जो मेहनत है हमारे देश के लिए, उसके लिए फिर से सैल्यूट आपको सर। जी सैल्यूट। और आपकी आगे की जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। ऐसे ही एके टॉक्स में आते रहो। और जल्दी हम एक नया पॉडकास्ट कर रहे हैं जो कि आपका जो सामाजिक कार्य है उसके ऊपर एक पॉडकास्ट जरूर करेंगे सर। जी। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।